चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, अगर एक बिल्कुल नया देश बनाना हो तो सबसे पहले क्या तय करना होगा? शायद दो सबसे बड़े सवाल यही होंगे कि भाई इस देश का हिस्सा कौन होगा और हम ये कैसे पक्का करें कि सबके साथ बराबरी का मतलब फेयर बर्ताव हो। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के संविधान बनाने वालों ने इन बुनियादी सवालों का जवाब आखिर दिया कैसे। तो सीधा सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी 1950 वो दिन जब भारत एक गणतंत्र बना, ठीक उस एक पल में कौन था जो भारतीय कहलाया? और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी कानूनी सवाल नहीं था, ये तो लाखों लोगों की पहचान और उनके भविष्य का सवाल था, खासकर उस उथल-पुथल के बाद जो भारत के बंटवारे ने मचाई थी। तो चलिए अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी देश के लिए सबसे पहला काम यही होता है कि वो तय करे कि उसके नागरिक हैं कौन। और हमारे संविधान बनाने वालों के लिए ये कोई फिलोसॉफिकल मतलब हवा-हवाई बहस नहीं थी। उनके सामने तो एक सीधी साधी लेकिन बहुत बड़ी चुनौती थी, ये साफ साफ बताना कि इस नए नवेले गणतंत्र के पहले सदस्य कौन होंगे। अब एक बहुत जरूरी बात, संविधान में नागरिकता से जुड़े जो आर्टिकल्स हैं ना, वो कोई हमेशा के लिए बने कानून नहीं थे। उन्हें एक स्नैपशॉट की तरह समझना चाहिए। बस उस एक खास दिन के लिए एक तस्वीर खींच ली गई, एक स्टार्टिंग पॉइंट जो ये बता रहा था कि ठीक उस पल में कौन भारतीय था और कौन नहीं। तो सवाल ये है कि ये टेस्ट काम कैसे करता था। देखिए, आर्टिकल 5 के हिसाब से नागरिक होने के लिए पहली शर्त थी भारत में डोमिसाइल होना। अब इसका सीधा सा मतलब है भारत को अपना पक्का घर मानने का इरादा होना, और इसके साथ ही 3 में से कोई एक शर्त भी पूरी करनी होती थी। पहली कि उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और अगर ये दोनों नहीं तो तीसरी शर्त थी कि वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं थी। बंटवारे ने हालात बहुत ही ज्यादा पेचीदा बना दिए थे। इसलिए संविधान में कुछ और आर्टिकल्स भी जोड़े गए। जैसे आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे। आर्टिकल 7 उन खास लोगों के लिए था जो पहले पाकिस्तान गए लेकिन फिर वापस भारत लौट आए। और आर्टिकल 8 उन भारतीय मूल के लोगों के लिए था जो विदेश में रह रहे थे। और हाँ, एक नियम बिल्कुल साफ कर दिया गया था। आर्टिकल 9 ने यह पक्का कर दिया कि कोई भी एक ही समय में 2 नामों पर पैर नहीं रख सकता। मतलब अगर किसी ने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता बस अपने आप ही खत्म। शुरू से ही भारत का यह स्टैंड एकदम क्रिस्टल क्लियर था, नो ड्यूअल सिटीजनशिप। अच्छा, तो ये तो हो गई 1950 के उस स्नैपशॉट की बात। पर भविष्य का क्या? क्या नागरिकता के नियम बस यहीं तक थे? बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। और ये मोड़ है आर्टिकल 11। यही वो आर्टिकल है जो भविष्य के लिए दरवाजे खोलता है। इसने संसद को मतलब पार्लियामेंट को नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर कानून बनाने की पूरी शक्ति दे दी, ताकि समय के साथ और बदलती ज़रूरतों के हिसाब से इन नियमों को बदला जा सके, उन्हें बेहतर बनाया जा सके। तो नागरिक कौन है ये तो तय हो गया। अब आते हैं उस दूसरे बड़े सवाल पर। वो सवाल था, हम सब एक दूसरे के साथ निष्पक्ष यानी फेयर बर्ताव कैसे करेंगे? और इसका जवाब संविधान ने दिया राइट टू इक्वालिटी के रूप में, समानता के अधिकार के रूप में, जो कि हर नागरिक से किया गया एक सबसे बुनियादी वादा है। आर्टिकल 14 की भाषा देखिए, कितनी पावरफुल और सीधी है। सिर्फ एक लाइन है, लेकिन हमारे लोकतंत्र के लिए इसका वजन बहुत बड़ा है। और कमाल की बात यह है कि इस एक ही लाइन में निष्पक्षता के 2 बहुत मजबूत आइडियाज छिपे हुए हैं। तो आखिर क्या हैं ये 2 पहलू जो एक ही वाक्य में छिपे हैं? पहला है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी विधि के समक्ष समता, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, यानी विधियों का समान संरक्षण। चलिए इन दोनों का मतलब समझते हैं। देखिए, विधि के समक्ष समता एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि ये बुरा है, इसका मतलब है कि ये सरकार को कुछ करने से रोकता है। ये कहता है, रुको, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो। मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक। वहीं दूसरी तरफ विधियों का समान संरक्षण एक पॉजिटिव कमांड है। ये सरकार से कहता है, जाओ और ये पक्का करो कि एक जैसी सिचुएशन में लोगों के साथ एक जैसा ही बर्ताव हो। पर यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। क्या बराबरी का मतलब ये है कि सबके साथ हमेशा हर हाल में बिल्कुल एक जैसा बर्ताव किया जाए? सोचिए जरा, हमारे इतने बड़े और डाइवर्स समाज में क्या यह मुमकिन भी है? और इसका जवाब हमें मिलता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन के सिद्धांत में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि समानता का मतलब अंधा होना नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं कि हर कानून को आंख बंद करके सब पर एक जैसा लगा दिया जाए। कभी कभी सही मायनों में फेयर होने के लिए लोगों के बीच के असल फर्क को पहचानना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन हाँ, ये अपनी मर्जी से नहीं हो सकता। अगर कोई कानून अलग अलग ग्रुप्स के साथ अलग बर्ताव करता है तो उसे 2 टेस्ट पास करने ही पड़ते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सरकार सिर्फ महिलाओं के लिए कोई खास हेल्थ स्कीम लाती है। तो पहला टेस्ट, क्या पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई साफ और समझने लायक फर्क है? बिल्कुल है। दूसरा टेस्ट, क्या इस फर्क का कानून के मकसद यानी महिला स्वास्थ्य को बेहतर बनाने से कोई सीधा लॉजिकल कनेक्शन है? हाँ, है। तो इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन जायज हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का ये मशहूर कोट पूरी बात का निचोड़ है। सीधे शब्दों में कहें तो समानता का सबसे बड़ा दुश्मन है मनमानापन, आर्बिट्रेरियननेस, यानी बिना किसी ठोस वजह के अपनी मर्जी से फैसले लेना। आर्टिकल 14 असल में इसी मनमानी के खिलाफ एक गारंटी है। ये पक्का करता है कि सरकार जो भी करे वो तर्क और निष्पक्षता के आधार पर करे, अपनी मर्जी से नहीं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि नागरिकता और समानता के ये 70 साल से भी ज्यादा पुराने सिद्धांत आज के मॉडर्न इंडिया की नई नई चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार बहस होती रहती है और इसकी नई नई व्याख्याएं सामने आती रहती हैं। और शायद यही बात ये साबित करती है कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज है।